अच्छा, पिछली एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन किए ना 8.3 में, वो हमने क्वेश्चन किए हैं ट्राइंगल को सोल्व करने से रिलेटेड। अब हम आज क्वेश्चन करेंगे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने से रिलेटेड। वैसे तो एरिया का हमने फॉर्मूला पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं, 3 डिफरेंट केसेस, हमको वन बाय वन पढ़ना। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन व्हेन टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन का मतलब ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए, एस ए एस, यानी दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? तो इसके लिए देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये। तो ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है 3 डिफरेंट तरीकों से। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास सिचुएशन कौन सी है। ये देखें, ये 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। इसको हमने कहीं पे जब क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। अब देखिए 3 डिफरेंट सिचुएशन है। नंबर 1 कि हो सकता है आपको साइड गिवन हो ए बी, तो ए बी है तो इनका इंटरनल एंगल कौन सा होगा, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका इंटरनल एंगल होगा जो लेटर मिसिंग है उसका ऑपोजिट। लेटर मिसिंग कौन सा है, सी, तो सी का ऑपोजिट एंगल कौन है, गैमा। इसी तरह दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर साइड गिवन है ए एंड सी, तो मिसिंग साइड कौन सी है, बी, तो उसका एंगल बीटा। और तीसरी थर्ड सिचुएशन यहाँ पे ये है कि अगर साइड बी सी गिवन है, तो इनका जो इंटरनल एंगल है या इंक्लूडेड एंगल है वो होगा अल्फा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो फॉर्मूला लगाना कैसे, फॉर्मूला कैसे लगाना है, वही पहले आप लिखेंगे हाफ। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, और जो दो साइड गिवन होंगी बी सी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है साइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल आपके पास गिवन होगा। ठीक है, अल्फा गिवन है। जी जी, सर यहाँ पे हम कोस क्यों नहीं यूज करते? कोस क्यों नहीं यूज करते, ये सारा इसका यहाँ पे प्रूफ है। इसको आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए सर सारा ये इस प्रूफ चीज का पेपर में प्रूफ तो है। नहीं आएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, प्रूफ आपको नहीं आएंगे, सिर्फ अप्लाई करने आएंगे। सारा इसका प्रूफ है यहाँ पे। वहां से जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो सर जाएगा क्योंकि ये वाला। मैथ के लॉग वाले क्वेश्चन के जो प्रूफ थे वो पेपर में आते थे, तो ये तो नहीं आएंगे ना फिर? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएंगे, बिल्कुल क्लियर एसएलओ में मेंशन है कि अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये साइन वाला क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे देखिए, जब उसने प्रूफ किया तो सबसे पहले वो बेसिक सा फॉर्मूला लिखा जो आपने पहले पढ़ा हुआ था, ये वाला हाफ बेस इंटू हाइट, जिसको मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद देखें इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ए बी। ट्राइंगल में आपको नजर भी आ रहा होगा, ए से लेकर बी तक ये इसकी ट्राइंगल ए बी सी में इसकी बेस है ए बी, और सी डी इसकी हाइट है। सही है। अब हाइट की तो वैल्यू पता ही नहीं एच की, तो एच है परपेंडिकुलर। ठीक है, एच है परपेंडिकुलर, जब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर दो फॉर्मूलाज में आता है, या तो टेंजेंट में आएगा या फिर साइन में आएगा। तो यहाँ पे उसने ट्राइंगल को यूज किया है। कौन सी ट्राइंगल को, ये नीचे लिखा भी है ट्राइंगल ए सी डी, इसमें ए बी सी के इक्वल है। तो यहाँ उसने रेशो बनाई एच डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा। तो हमें एच की वैल्यू चाहिए थी, तो एच किसके इक्वल हो गया, साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय बी। इस तरह से तो इसमें साइन आ रहा है जब एच की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो रेशियो बनती है वो साइन की। ठीक है। जी। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी सिचुएशन अलग है, ये वाली कि व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड आर गिवन। अब ये कौन सी सिचुएशन है, टू एंगल्स एंड वन साइड आर गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइड इनके इंटरनल भी हो सकती है, इनकी ऑपोजिट भी हो सकती है, कोई सी भी साइड। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पहले बल्कि ऐसे करते हैं, मैं अगर आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जरा देखें, पहले वाला जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग, तो इससे रिलेटेड पहले 5 क्वेश्चन है। ये देखें, अगर साइड ए बी गिवन है तो एंगल कौन सा गिवन है, गैमा। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर साइड बी सी गिवन है तो एंगल अल्फा उनका इंक्लूडेड। अगर ए और सी साइड गिवन है तो बीटा, और अगर ए और सी साइड गिवन है तो एंगल बीटा। और यहाँ पे भी देख लें, बी सी साइड गिवन है तो एंगल अल्फा। तो पहले वाला तो समझ आ रहा है और वो इजी भी है कि दो साइड और उनका इंटरनल है। सेकंड केस देखें, सेकंड केस में देखें ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि दो एंगल्स और जो साइड है क्या वो साइड इंक्लूडेड हो सकती है या ऑपोजिट होगी, इसको देखते हैं। चलें जी, देखें अल्फा और बीटा, तो साइड गिवन है ए, इसका मतलब है कि वो अल्फा की ऑपोजिट है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, आपको ट्राइंगल में पता होगा कि जहां एंगल अल्फा होता है उसी की ऑपोजिट वाली जो लेंथ होती है उसको हम ये बोलते हैं। यहाँ पे देखें अल्फा बीटा, तो साइड बी गिवन है, अगेन ऑपोजिट है। यहाँ देखें अल्फा बीटा बट साइड नॉट ऑपोजिट, यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो साइड है, यहाँ पे अगर आप ये ऐड कर लें एनी वन साइड, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब एंगल तो दो होंगे और वो कोई से भी दो एंगल हो सकते हैं, एनी टू एंगल्स। और मतलब यहाँ पे जो एंगल के साथ बेशक ना भी लिखें एनी का वर्ड, तो साइड की बात करें। अब यहाँ पे साइड दो तरह से हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है। ठीक है, किसी जो एंगल आपको गिवन है उनकी ऑपोजिट भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा ये इंक्लूडेड भी हो सकती है। सही है। और आप इसमें एडजेसेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एडजेसेंट का मतलब ये कि सपोज करें जी ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल अगर आपको ये दोनों एंगल गिवन है अल्फा बीटा सपोज, तो अल्फा की एडजेसेंट होगी या बीटा की एडजेसेंट होगी, तो बात वही आ जाती है ऑपोजिट वाला। ठीक है, तो एडजेसेंट का वर्ड ना भी यूज करें, अगर आप यही यूज कर लें कि ऑपोजिट और इंक्लूडिंग, तो यही बेहतर है। तो अच्छा, और भी देखें जरा, बीटा और गैमा, तो साइड बी अगेन ऑपोजिट, बीटा और अल्फा साइड ए अगेन ऑपोजिट साइड, अल्फा और गैमा एंगल साइड सी जो कि इस गैमा के ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये दूसरा केस था कि जब आपके पास दो एंगल्स और उनके साथ एक साइड गिवन हो और वो साइड कोई भी हो सकती है। इसके फॉर्मूलाज
एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला कैसे लिखना है ये वाला, ये भी जरा समझे। सपोज करें जी यहाँ से हम कोई एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। सपोज करें मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक कर लिया। अब इसमें दो एंगल गिवन है तो और बी, तो इसका फॉर्मूला होगा ये एरिया, ये जो ट्राइंगल का साइन बनाया ये एरिया को डिनोट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, बुक के अकॉर्डिंग भी मैं लिख दूंगा। पहले मैं वैसे लिखता हूँ, जो साइड गिवन है ना उसका स्क्वायर लिख दें। उसका स्क्वायर क्या है, बी, बी स्क्वायर। तो बी का अपोजिट एंगल कौन होता है, बीटा, वो नीचे लिख दें, साइन ऑफ बीटा। बाकी रह गए दो एंगल, साइन अल्फा रह गया और साइन गैमा। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। सपोज करें अगर यहाँ पे बी स्क्वायर की बजाय कोई सी स्क्वायर, तो सी साइड है तो आप सी स्क्वायर लिखेंगे, उसी का अपोजिट एंगल नीचे लिखेंगे, बाकी रिमेनिंग एंगल ऊपर लिखेंगे, लेकिन साइन के साथ। वो साइन वाला थोड़ा बहुत आपको मैंने पीछे बता दिया। तो खैर हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे। अब बुक में यही फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये उसने 1/2 साइड पे लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा, साइन गैमा और साइन बीटा, ऐसे। तो मैंने क्या किया जी, उस सारे फ्रैक्शन को नहीं इकट्ठा करके लिख दिया, बस ये किया। तो ये फॉर्मूलाज अगर आपके माइंड में होंगे, यहाँ पे भी हम सारा काम कैलकुलेटर से करेंगे। अच्छा जी, थर्ड केस पे आते हैं। दो केस तो ये हो गए। थर्ड केस ये है कि जब आपको तीनों की तीनों साइड ही गिवन हो। एक तो केस ये हो गया ना, सर इन ट्राइंगल्स में हम अलग से स्पेसिफिक फॉर्मूलाज क्यों लगाते हैं, जबकि अगर हम नॉर्मल ट्राइंगल पिछले 9 में भी हम करते थे, हाफ हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करते थे, तो वहीं में क्यों नहीं अप्लाई जी, होते, और इन एंगल लेकिन क्यों लेते हैं? लेकिन ये बेसिकली ये है ना कि हाइट अब हर ट्राइंगल के अंदर गिवन नहीं होती। ठीक है, ज्यादातर हाइट वाला केस वहाँ पे सूटेबल रहता है जहाँ आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, वहाँ तो बनी बनाई हाइट आपको मिल जाती है कि वो जो परपेंडिकुलर है आप उसको एज हाइट यूज। तो ये बेसिकली ओब्लीक ट्राइंगल से रिलेटेड जो डिफरेंट केसेस बनते हैं कि जहाँ पे हमें हाइट वगैरह का नहीं पता होता, तो फिर हम वहाँ पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज बनाएंगे। सर फिर अगर हाइट ठीक, किसी तरीके से फाइंड कर लें, तो फिर हम उसी फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जी अगर पेपर में बिल्कुल कर क्वेश्चन आए सकते तो, जैसे हमने बिल्कुल पिछले बिल्कुल। एक्सरसाइज में हाइट फाइंड की थी पहले। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी सही होगा। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, वहां पे आपको अगर याद हो ना, हमने जो हाइट फाइंड की थी, उस वो जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी उसमें हमें एक साइड भी पता थी, एक एंगल भी पता था, अगर आपको याद हो। शायद 45 का एंगल था, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है। 45 का था, ये कौन सा था। तो उसमें एक एंगल भी पता था। लेकिन अगर सपोज करें हमें वहां पे कोई साइड ही ना पता हो, एंगल इस तरह की कोई डिफरेंट सिचुएशन हो, मतलब जिसपे हम राइट एंगल ट्राइंगल वाला कुछ यूज कर सकें, तो अगर आपको लगता है कि उसमें आप हाइट ड्रा करके तो वही पुरानी मेथड से कर सकते हैं, तो आप कर लें, उससे कर लें, वो भी ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड केस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, तो हम ये वाला फॉर्मूला फाइंड इस फॉर्मूले से, और इसमें एक ही फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का नाम है हीरो फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा होगा। और इसमें एस के लिए अलग से फॉर्मूला है, आप कैसे फाइंड करोगे, तीनों साइड का सम करोगे और उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे। अगले पेज पे इसका एक और नाम भी लिखा हुआ है, ये देखें, इस फॉर्मूले को हम हीरो फॉर्मूला भी कहते हैं, हीरो फॉर्मूला भी कहते हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन से आपको पहले हर एक केस से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले केस के ना 5 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला केस क्या था हमारे पास, फर्स्ट केस ये था, व्हेन जी, एक मिनट। पहला केस हमारे पास ये था, व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। तो जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। ठीक है, अब फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में, 1/2, अगर साइड ए भी गिवन है तो ये साइन अल्फा, ये इक्वल होगा 1/2 साइड बी सी, साइन ऑफ अल्फा। पहले वाले में मैंने गलत लिख दिया, ए बी है तो एंगल आएगा जो मिसिंग साइड है, गैमा। और यहाँ पे बी सी साइड है तो यहाँ पे एंगल आएगा अल्फा। अच्छा, ये फर्दर इक्वल होगा, अच्छा ये फर्दर इक्वल होगा किसके, 1/2, अगर साइड ए सी गिवन है तो साइन ऑफ बीटा। ये तीन है, तीन में से हमको ये, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फोर्थ पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, लिख देता हूँ, बाद में आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, तो बीटा इज इक्वल टू 46 डिग्री 50 मिनट्स, ए इज इक्वल टू 43, सी इज इक्वल टू 52। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखें दो साइड्स और उनका इंटरनल एंगल गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वी नाउ दैट एरिया का फॉर्मूला 1/2, ए सी साइड गिवन है तो साइन ऑफ बीटा वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/2 43 मल्टीप्लाई बाय 52, साइन ऑफ 46 डिग्री एंड 50 मिनट्स। तो इस सारे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 815.43। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको यूनिट नहीं गिवन कि वो ये लेंथ सेंटीमीटर में है या किसमें। तो अगर तो यूनिट्स वगैरह गिवन होंगे तो ठीक है, नहीं गिवन होंगे तो आप सिंपल इसके साथ लिख दोगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपको पता है जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो जो भी आपको यूनिट गिवन होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हमने एक सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। हाँ जी, मुझे बताओ ये क्लियर है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के
पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक किस केस से रिलेटेड है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 से लेके 6 से लेके कहाँ तक, 6 से ले नहीं 6 नहीं सॉरी 6 इसमें नहीं आएगा, 7 7 से लेके 12 तक। अगर मैं गलत लिखूं तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ये सेकंड केस कौन सा है, when two angles and one side are given, one side are given। तो अब यहाँ पे ये जो साइड है ये ऑपोजिट साइड भी हो सकती है, मतलब जो एंगल गिवन है उनमें से किसी की ऑपोजिट भी हो सकती है, और साथ ही साथ इंक्लूडेड भी हो सकती है। ठीक है, या तो ऑपोजिट होगी या इंक्लूडेड होगी। अच्छा जी, अब इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8 सॉरी। पार्ट नंबर 8 में b इज इक्वल टू 30। पहले वाला क्लियर हो गया आपको जो भी थोड़ी देर पहले समझाया? हाँ जी बताओ, भी जी क्लियर सर। हो गया? चलें जी, अब यहाँ पे देखें जो फॉर्मूलाज लगाने हैं ना, फॉर्मूलाज चले ऐसे करते हैं, पहले लिखते हैं ताकि आपको पता चल सके फॉर्मूलाज। अच्छा फॉर्मूलाज इसमें देखें क्या क्या बनेंगे। पहला फॉर्मूला होगा इसमें, अगर ए साइड गिवन है ठीक है, तो इसी का एंगल आप नीचे लिखोगे, बाकी दोनों एंगल ऊपर आएंगे, साइन बीटा साइन गैमा। ये इक्वल होगा, अगर बी साइड गिवन है तो बी का अपोजिट एंगल कौन होता है, बीटा, वो साइन के साथ नीचे आएगा, तो बाकी दोनों एंगल हम ऊपर लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद सी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ऑफ गैमा साइन अल्फा साइन बीटा। ये तीन है तो तीनों में से कोई एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में b इज इक्वल टू 30, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया देखें यहाँ पे b वाली लेंथ गिवन है तो b के हिसाब से फॉर्मूला b स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन ऑफ बीटा साइन अल्फा और साइन गैमा ऊपर, इसको ना नाम दे देते हैं 1 का, क्योंकि अभी मुझे तीसरा एंगल नहीं पता। या तो आप, अगर आपको पता है कि यही फॉर्मूला लगना है, इसी तरह का फॉर्मूला लगना है, तो आप पहले तीसरा एंगल फाइंड कर लो। तो अब हम थर्ड एंगल कौन सा फाइंड करना चाहते हैं, गैमा, वो कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे गैमा एंगल चाहिए 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो जब आप इधर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो गैमा जो है वो कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री। अब इसको जो है आप आगे फर्दर उस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में मैं सारी की सारी वैल्यूज पुट करने लगा, तो इधर एरिया का साइन ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले जी बी स्केयर, बी स्केयर का मतलब 30 स्केयर। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले बी स्केयर, फिर है साइन अल्फा, लिखते हैं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कितना है जी 40 डिग्री। फिर नेक्स्ट है जी साइन ऑफ गैमा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ गैमा जो कि 60 डिग्री है। फिर डिवाइड में है 2 साइन ऑफ बीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन ऑफ बीटा कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप इस सारे को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, पहले न्यूमिनेटर को कैलकुलेट कर लें, फिर डिनोमिनेटर को कैलकुलेट कर लें, या इकट्ठा कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा अराउंड अबाउट 254.37। अब यहाँ पे भी देखें यूनिट नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे, स्केयर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह हमने सेकंड केस से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अच्छा जी थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये क्लियर है, सेकंड भी जी ओके। थर्ड केस है जी व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, कि जब आपको तीन साइड्स गिवन हो, ठीक है, अब तीन साइड ही सिर्फ गिवन होंगी, तो इस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा कई बुक्स में या कई जगह पे आपको कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा, आप कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें, इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वैसे ज्यादातर ये होता है वैसे स्मॉल ऐसे। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब इसके भी हम क्वेश्चन देखते हैं और कोई एक क्वेश्चन इसमें से कर लेते हैं। अच्छा जी, हम इसका देखते हैं, ये पेज को हम ले जाते हैं ऊपर, और ये वाला क्वेश्चन वाला पेज में चले जाते हैं, इसको कॉपी करके ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा जी, हम करते हैं यहाँ पे 15 वाला फ्रैक्शन वाला, अ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, इसमें नाम मैं खुद से रख लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसमें क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो एस फाइंड करते हैं, किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जब मैं ए फाइंड करना चाहूंगा, मुझे वैल्यू लिखनी होगी 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब जब आप इस सारे को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 13 डिवाइडेड बाई 24, ये इसका आंसर आएगा। सही है, अब फॉर्मूला लिखते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, जहां जहां जो जो वैल्यू पुट होनी है वो लिखते हैं। एस की वैल्यू कितनी है, ये 13 डिवाइडेड बाई 24,
फिर हम लिखेंगे जी s माइनस ए। एस माइनस ए का मतलब 13 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर 13 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। 13 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। ये लिखा, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो पहले वाला टर्म तो वैसे रहेगा 13 डिवाइडेड बाई 24, तो पहले वाले का आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 24 जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे। दूसरे का आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 24। तीसरे का आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाई 24। अब जब आप न्यूमरेटर्स को सोल्व करते हैं, सबको न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 455 और डिनोमिनेटर में 24 4 टाइम्स है, तो 24 की पावर 4। जब आप इस सारे को कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 0.037 और इसके साथ यूनिट आएगा स्क्वायर यूनिट। हाँ जी, ये बताओ, ये भी क्लियर हो गया थर्ड केस जी। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन की तरफ। जी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर मेजर 12 एंड 15। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, वो करें जी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में उसने कहा जी एडजेसेंट साइड है, इसका नाम भी रख लेते हैं हम, इसका नाम रखते हैं ए बी सी एंड डी। एडजेसेंट साइड उसने बोला है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है। एडजेसेंट का मतलब अगर ये मैं कह देता हूँ 15 है और ये 12 है, यहाँ पे अगेन आपको यूनिट्स वगैरह नहीं गिवन, तो ऐसे लिखते हैं 15, ये भी 15 होगा और ये 12 होगा। आगे चलते हैं जी, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 135 डिग्री। तो एक एंगल भी गिवन है, सपोज करें जी मैंने यहाँ पे लिख लिया 135 डिग्री। तो आपको ये क्या जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जी जी, 135 भी तो नहीं होगा, 135 बी पे होगा ना। आप कहीं 135 कहीं पे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे मर्जी लिखें। ठीक है, मैं बी पे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं। बी पे लिख लें, ए पे लिख लें, सी पे लिख लें, डी पे लिख लें, कहीं पे भी लिखें, आंसर सही आएगा। ठीक है, आप बताएं मैं किधर लिखूं, उधर लिख देता हूँ। बी बी पे, ओके। बी पे या डी पे? बी बी ओके, चलें 135 यहाँ पे लिख दो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमने फाइंड करना। अब मसला ये है कि अभी डिस्कशन हमने की, 3 क्वेश्चन किए, वो तो हमने क्वेश्चन किए ट्राइंगल से रिलेटेड, लेकिन ये तो पैरेललोग्राम आ गया। तो जब पैरेललोग्राम आएगी तो हम ट्राइंगल के फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते हुए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। वैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल क्या होता है जी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो अक्सर पता होता है स्टूडेंट्स वगैरह को, लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ कैसे हमने करना है, तो हम यहाँ पे ना एक डायगोनल ड्रा करेंगे। ये इस तरह एक डायगोनल ड्रा किया। अब इस डायगोनल ने क्या काम किया, इस डायगोनल ने इस ट्राइंगल को, सॉरी इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम चैप्टर 9 और 10 में भी ये वर्ड यूज कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये एक ट्राइंगल और ये दूसरी ट्राइंगल है, तो जितनी लेंथ यहाँ पे इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, जितनी लेंथ ये सेकंड साइड की होगी उतनी इस सेकंड की होगी, और जितनी ये थर्ड साइड की होगी उतनी इस थर्ड साइड की होगी, और इनके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं दो ट्राइंगल का आपस में कॉन्ग्रुएंट होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा, इसका एरिया फाइंड करूंगा, दोनों का अलग अलग मुझे फाइंड नहीं करना। मैं एक का फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वही दूसरी ट्राइंगल का एरिया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मैंने डायगोनल यहाँ पे साइड इक्वल नहीं है तो किस तरह से? अच्छा ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि एक मिनट में आपको अलग से बना के देता हूँ। ये देखिए हमने अलग से बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक डायगोनल भी बना लेता हूँ, ये डायगोनल भी बन गया। अब यहाँ पे आप देखें कि इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी, इसको डी। ये वाली 15, ये 12, ये 15 और ये 12। ये देखें जितनी जो लेंथ है वो इस साइड की है, तो इसी मतलब ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल, तो जितनी लेंथ इसकी है ए बी की उतनी ही लेंथ सी डी की। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए। जितना 12 इधर 12 है उतना ही इधर 12 है, मतलब दोनों लेंथ ये बी को दो साइड इक्वल होगी, तो तीसरी है ही दोनों की कॉमन साइड, तो होगी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब तो यहाँ पे ना हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द डायगोनल, हम यहाँ पे लिखेंगे द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट divides it into two congruent triangles, दो congruent triangles में डिवाइड कर दिया। congruent triangles कौन कौन सी है, मैं नाम भी लिख देता हूँ।
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और ज्योमेट्री में एक थ्योरम है, खैर आपकी बुक में नहीं है, कि जब भी दो ट्राइंगल, ये पुरानी बुक में था, चैप्टर नंबर 16 है, तो जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो देन उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो मैं अगर एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करता हूँ ना, वही दूसरी का होगा। क्यों ऐसा? वो मैंने अभी आपको लेंथ वगैरह बता दिया कि दोनों की लेंथ सारी कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी। तो अब यहाँ पे एरिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिर किसके इक्वल होगा? मतलब इसका फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी ये 2 क्यों आया? क्योंकि दो ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। और आगे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब ये जो यहाँ पे मैंने वर्डिंग लिखी ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब इधर आप कोई सी भी ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी मर्जी से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आप ADC भी लिख सकते हैं। चलें, जब इसकी वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं, ये 2 ऐसे रहा। अब यहाँ पे देखिए आपको दो साइड और एक एंगल गिवन है, तो उस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। एक लेंथ आपको गिवन है 15, एक लेंथ गिवन है 12, और साइन ऑफ एंगल कौन सा गिवन है? 135 डिग्री। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 15 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड साइन ऑफ 135 डिग्री। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 90 स्क्वायर रूट 2, जिसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 127.28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सर अगर हम एंगल C पे लेते तो फिर क्या हम एरिया में उसका हाफ एंगल लेते? 127.28 स्क्वायर यूनिट्स। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एंगल C पे बनाते, दोबारा, अगर हम एंगल C पे बनाते तो फिर जब हम ट्रायंगल का एंगल फाइंड कर रहे होते तब हम उस 135 को हाफ करते, क्योंकि वो A से C डायगोनल काट तो रहा है एंगल को। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने जो डायगोनल बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि वो एंगल वाली साइड पे ना, दूसरी साइड पे है। यानी कि ये ऐसे, ये एक मिनट, ये बन गया ना पैरेललोग्राम। तो आप कह रहे हैं कि एंगल C पे बनाए, तो फिर आपको डायगोनल ऐसा बनाना होगा, ये, ठीक है। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डायगोनल है वो एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये 2 तो हो गया, 3 पे चलते हैं। आज हम इस पेज पे जितने क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो करेंगे, यानी 5 तक हैं शायद। हाँ जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये आप लोगों ने खुद करना, मैं बस मेथड बताऊंगा। 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर्स इनक्लोजिंग इन अ स्मॉल ट्रायंगुलर पार्क। यानी 3 गलियां हैं जो कि मिलकर एक ट्रायंगुलर पार्क बना रही हैं। सपोज करें इस तरह का कुछ, ठीक है। ये ग्राफ की डायग्राम बना दी मैंने, या अगर इसको प्रॉपर ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब यहाँ पे देखें जी, एक लेंथ है 30, ये छोटे वाले को आप 30 कह दें, एक जो बड़ी लेंथ है उसको 34 कह दें, और इसको 27 कह दें। नाम रख लेते हैं। सपोज करें ये A है तो सबसे छोटी साइड ये होगी, इसको आप कह दो कि ये B है तो ये स्मॉलर B हो गया, स्मॉल B हो गया, और ये C हो गया। अच्छा जी, आगे देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। ये 3 लेंथ आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। आपने पार्क का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा एक फॉर्मूला, कौन सा? व्हेन 3 साइड्स आर गिवन S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मुझे बताइए ये क्वेश्चन आप वैल्यूज पुट करके खुद कर लोगे? जी। तो मैं आपको फिर 4 वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। ये चलें आप कर लेंगे तो चलें जी, हम 4 वाला करते हैं। 4 वाला क्वेश्चन, इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, जरा तवज्जो से समझना। ये भी मेरे ख्याल से कोई पैरेललोग्राम टाइप है। हाँ जी, इसमें कह रहे हैं फील्ड इज बॉर्डर्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। कितने पेयर हैं? 2। और वो पैरेलल रोड्स, सॉरी मैंने कोड पढ़ दिया है, कुछ और पढ़ा। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल रोड्स, ठीक है। सो दैट द शेप ऑफ द फील्ड इज अ पैरेललोग्राम। तो हम ऐसा करते हैं, ये एक पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो नीचे ले आते हैं, इसको मैं दोबारा ही बनाता हूँ। एक मिनट, इसको दोबारा बनाते हैं। चलो जी, ये मैंने एक रफ सी जो है वो एक डायग्राम बना ली, इसको थोड़ा सा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं ये A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। पैरेलल रोड्स ये हैं। एक पेयर ये हो गया पैरेलल रोड का, और एक पेयर ये वाला हो गया। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब एक दूसरे से अटैच है, तो या तो AB और AD होगा, या फिर AB और AC होगा, ठीक है, या फिर वो BC और DC होगा, कोई भी आप कह सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, तो उनमें से एक है 2 किलोमीटर और दूसरा है 3 किलोमीटर। तो हम जी ऐसा करते हैं, इसको कह देते हैं 3 किलोमीटर और इसको कह देते हैं जी 2 किलोमीटर। आगे देखें जी, आपको कह रहे हैं एंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल ऑफ द फील्ड इज 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे अभी अभी हमने पिछला एक क्वेश्चन किया, ठीक है, उसमें इस तरह से पैरेललोग्राम थी, तो उसमें एक एंगल था 135। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये अगर इधर वाला, हाँ 180 से माइनस करेंगे 45 होगा शायद, 45 ऐसे ही होगा ना 45। ठीक है, अब देखें एक डायगोनल बनेगा ऐसे, ये बन गया जो कि ए से लेके सी तक है। अब ये डायगोनल आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट, इसको बोलेंगे लार्जर डायगोनल। और एक डायगोनल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल किसके ऑपोजिट आ रहा है? 45 डिग्री के ऑपोजिट, इसको बोलेंगे शॉर्टर डायगोनल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल, एक सॉरी पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगोनल होते हैं, उनमें से एक चीज आपने याद रखनी है, दो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो कभी भी लेंथ में इक्वल नहीं होंगे। एक शॉर्टर लेंथ का होगा, एक ग्रेटर लेंथ का होगा। शॉर्टर लेंथ वाला कौन सा होगा? जो ऑब्ट्यूज है, जो सॉरी एक्यूट एंगल के सामने होगा। और ग्रेटर लेंथ वाला कौन सा होगा? जो ऑब्ट्यूज के सामने होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो अब यहाँ पे मुझे एंगल नहीं गिवन, ठीक है, एंगल नहीं गिवन, तो मैं अपनी मर्जी से बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल नहीं गिवन तो मैं अपनी मर्जी से कह देता हूँ, सपोज करें मैं कहता हूँ ये वाला वो शॉर्टर डायगोनल है। ठीक है, अपनी मर्जी से आप बी डी भी बना सकते हैं, सही है। और इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है जी? इसकी लेंथ है 3 किलोमीटर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपको कह रहे हैं फाइंड दी कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको कोसाइन फाइंड करना है, किसका? एक्यूट एंगल का। अब देखिए मैंने ये कह दिया कि शॉर्टर डायगोनल कौन है। ठीक है, मैंने कह दिया कि शॉर्टर डायगोनल है जी, इधर लिख भी देता हूँ मैं लिखता हूँ लेट ए सी बी द शॉर्टर डायगोनल, ए सी बी दी शॉर्टर डायगोनल। अगर ये शॉर्टर डायगोनल है तो इसका जो ऑपोजिट कॉर्नर पे एंगल बनेगा यानी एंगल बी, वो एंगल क्या आएगा? एक्यूट एंगल आएगा। ये बात भी माइंड में रखना है, ठीक है। तो हम ये भी बात यहाँ पे मेंशन करते थे, देन एंगल बी इज एन एक्यूट एंगल। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी है दूसरी बात, इज एन एक्यूट एंगल। अच्छा जी, अब मुझे उसने कहा है जी मैंने ये एक्यूट एंगल बताना है, इसका कोसाइन बताना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही, एक ट्राइंगल में आपको 3 साइड्स की लेंथ पता है और आपको एक एंगल फाइंड करना है, एंगल। तो इस पे यूज होगा प्रीवियस एक्सरसाइज का फॉर्मूला जो कि लॉ ऑफ कोसाइन है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ, सर बाय यूजिंग, जी जी तो एंगल भी एक्यूट है। जी जी बिल्कुल एक्यूट है। ये साइड पे मैंने बात लिखी, एक्यूट कैसे? ग्रेटर है ना, मतलब अभी एंगल ए जो बन रहा है वो एक्यूट बन रहा है। ओ नहीं, मैं हमने हमने अपने पास से एक रफ सी डायग्राम बनाई है, वो डायग्राम को देखिए, आप उपलब्ध ना करें। मैंने देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा वर्डिंग में कि ए सी शॉर्टर डायगोनल। और अभी अभी मैंने बताया कि शॉर्टर डायगोनल का जो ऑपोजिट वर्टेक्स होगा वो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल। अगर मतलब डायग्राम के हिसाब से आप देख रहे हैं तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि एंगल बड़ा है। तो अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है तो आप बी को बोल दें शॉर्टर डायगोनल, सही है। अच्छा जी, इस एंगल का नाम हम बीटा रख लेते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन देखें कैसे अप्लाई होगा। लॉ ऑफ कोसाइन ऐसे अप्लाई होगा कि मुझे एंगल फाइंड करना है कॉस बीटा, सही है। अब इस एंगल की जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर। चले हम इसको बी कह देते हैं, इसको जी ए कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं, बी स्क्वायर। अगर आपको ना पता चले कि इनके नाम में बी सी वगैरह कैसे रखने तो डायरेक्ट बस वैल्यू लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2ac। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये दोनों तो होगी कट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3, तो ये आ गया जी 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी कट हो गया। तो मेरे पास रह गया कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरा पहला पार्ट सोल्व हो गया। उसने पूछा था कि जो एक्यूट एंगल है उसका कोसाइन फाइंड करें, तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड दी एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब वो डेसिमल में ना हो, जैसे ये फ्रैक्शन वगैरह में मैंने लिखा है ऐसा हो जाए, स्क्वायर रूट में हो जाए। फाइंड दी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ द एक्यूट एंगल, यानी अब इसका ये तो था ना कोसाइन, अब इसका साइन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको याद होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। वैसे हम थीटा में पढ़ते थे एंगल, यहाँ पे बीटा, इसलिए मैंने ये लिख दिया ये। तो यहाँ से मैंने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। अब मुझे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो सिंपल वैल्यू चाहिए। तो ये आ जाएगी 1 माइनस, क्या आ जाएगी? 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आएगा साइन बीटा, इसका आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय 9। मैंने एलसीएम वगैरह लेके सारा लिख दिया। तो जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे आप तो 8 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। ये जी सेकंड पार्ट भी हो गया इस क्वेश्चन का। हाँ जी, ये पहले दो पार्ट्स आपको क्लियर हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। जी सर। ओके, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं।
थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें एरिया ऑफ द फील्ड की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो शेप है अगेन वो कौन सी शेप है, पैरेललोग्राम है। मैं उस पेज को लेके आता हूँ। थर्ड पार्ट आपको पता तो चल गया कि हमने एरिया फाइंड करना है, इसको ले जाते ऊपर, इसको ले जाते नीचे। इसका हमने फाइंड करना है जी एरिया, ठीक है। एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगुलर फील्ड का। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऐसे सी पार्ट, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड का एरिया फाइंड करना है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा कि जब हम एक पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल बनाते हैं तो वो डायगोनल जो है उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सारी एफर्ट्स करके फॉर्मूला वगैरह बनाया, वो किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। किसी एक ट्राइंगल को आप लिख दो, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब यहाँ पे देखें एबीसी ट्राइंगल में ना दो तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ आपको दो साइड और एक एंगल पता है, देखें ये दो साइड और उनका इंटरनल एंगल पता है, ऐसे भी लगा सकते हैं। और या आप यहाँ पे ये तीन साइड वाली सिचुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं, तीनों साइड भी पता है, ठीक है, हीरो फॉर्मूला लगा के भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो दो साइड और एक एंगल वाला करेंगे। दोनों सिचुएशन मैंने बता दी और दोनों से आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। आप बेशक करके देखिएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा, मुझे यहाँ पे साइड कौन कौन सी गिवन है, मुझे साइड एक तो ए गिवन है, एक तो सी गिवन है। ए गिवन है, फिर सी गिवन है, और साइन ऑफ कौन सा एंगल, बीटा, और बीटा एंगल। अच्छा, बीटा की वैल्यू नहीं हमें पता, इसलिए हम फिलहाल साइन बीटा ही लिखें। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए दोनों। तो ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3, और बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत ही क्या है, साइन बीटा की वैल्यू हमें पता तो है, ये वाली वैल्यू, ये उठा के उधर पुट कर देंगे। और वैसे भी उसने एग्जैक्ट वैल्यू बोला तो इसलिए हम कोशिश करेंगे डेसिमल की तरफ जाएं। ये 3 भी कट हो गया। तो एरिया जो है आपके पास वो कितना आया जी, 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है यूनिट्स वगैरह गिवन है ऑलरेडी, किलोमीटर में था शायद, तो इसलिए यहाँ पे आप किलोमीटर का स्क्वायर लिख दोगे। तो ये जी हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर पर दिया। यहाँ हीरो फॉर्मूला लगा सकते हैं। जी जी लगा सकते हैं, मैंने बताया, उससे भी यही आंसर आएगा। लास्ट वाला पार्ट देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर तक, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं लास्ट पार्ट क्या है, एरिया टू द नियरेस्ट इंटीजर। आप जरा कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर कितना आता है, 4 स्क्वायर रूट 2 का, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 का आंसर कितना आता है। 5 पॉइंट कुछ आता है शायद, जिसको राउंड ऑफ करके मतलब उसका करीब करीब इंटीजर कौन सा होगा, 6 किलोमीटर के। ये आपका फोर्थ पार्ट भी हो गया, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैटर्न इज इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड। तो मैंने यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड बना दी, ठीक है, जिसमें दो साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, अब पैरेलल कौन सी है, एक पैरेलल साइड ये वाली और दूसरी पैरेलल साइड ये वाली, ये दो पैरेलल साइड है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द गार्डन आर 30 फीट एंड 20 फीट। तो इसको हम कह देते हैं कि ये जी 30 फीट है, और इस लेंथ को कह देते हैं कि ये 20 फीट है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, आगे कह रहे हैं, एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड्स, ईच ऑफ द अदर टू साइड इज 10 फीट। यानी कि बाकी ये भी 10 फीट की है और ये भी 10 फीट की, ठीक है। अच्छा, जो ट्रापीजियम शेप होती है ना, उसमें क्या होता है जी, 4 साइड शेप होती है, उसमें दो साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं और दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, ठीक है। इसी तरह इसमें दो पैरेलल साइड भी होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द गार्डन, हमने एग्जैक्ट एरिया फाइंड करना है। अब अगर आपको याद हो, पीछे हमने एक्सरसाइज में कुछ एक दो क्वेश्चन किए थे जिसमें पैरेललोग्राम टाइप कोई क्वेश्चन किए थे, दो तीन हमने, दो किए थे शायद, एक क्वेश्चन नंबर 2 था और एक और था। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम ये करते थे कि हमारे पास पैरेललोग्राम होती थी, उसमें हम एक डायगोनल बनाते थे। तो हमने वहां पे कहा कैसा करने से दो ट्राइंगल बनती थी, जो एरिया इस ट्राइंगल का होता था वही एरिया इस ट्राइंगल का होता था। तो हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड कर लेते थे, सही है। यहाँ पे जो है हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टीज कुछ और थी कि उसमें जो अपोजिट साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर हमें कैसे करना होगा, बनाएंगे तो डायगोनल ही, लेकिन जो दो ट्राइंगल्स बनेगी उनका अलग अलग हमें एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे रहेगी, कुछ थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, इफ अ बेस डायगोनल को हम बाद में जरा बनाते हैं। इफ द बेस एंगल ऑफ द ट्रापेजॉइड मेजर 60 डिग्री। अब बेस एंगल का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, और ये भी 60 डिग्री होगा। अब आपके माइंड में आएगा कि मतलब दोनों ही एंगल 60-60 के हो गए। इधर देखें कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप कहीं पे भी 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो किसी एक जगह पे लिख दें, दोनों पे लिखना है दोनों पे लिखते हैं। मैं इधर लिखा रहने देता हूँ, डायगोनल हम ऐसा बना लेते हैं, ये डायगोनल मैंने बना लिया, या फिर 60 हम इस साइड पे लिख लेते हैं और डायगोनल दूसरी तरह से बना लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली ज्यादातर ऐसे ही बनाते हैं। तो किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, सही है। ये जी 60 डिग्री हमने लिख दिया।
तो अब पहले हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, फिर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और फिर उन दोनों एरियाज को आपस में कर देना ऐड। आप में से कोई बताना चाहेगा कि जहां मैंने 1 लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि ट्राइंगल मेरे पास है ए बी सी, और ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करने के लिए मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? हमने 3 डिफरेंट केसेस पढ़े थे। जी, आप में से कोई बताना चाहेगा कौन सा फॉर्मूला? 1/2 b square sin alpha to sin beta over sin gamma, देखो कि sin नहीं gamma पर sin beta नीचे। नहीं, वो नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो जो सबसे पहला केस पढ़ा था ना, 2 साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल वाला, ये वाला 1/2। अगर साइड ए बी है तो साइन कौन सा होगा? गामा, ये वाला एंगल। जब 2 साइड और उनका इंटरनल एंगल गिवन, कैसे ये देखें, ये साइड और ये साइड, ये इनका इंटरनल एंगल इंक्लूड, जो आप बता रहे हैं वो फॉर्मूला है जब आपको 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये इक्वल होगा 1/2। एक साइड का नाम है ए बी, दूसरी साइड का नाम है बी सी, और यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ बी, बी पे एंगल बन रहा है 60। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2, यहाँ पे लिख देंगे 30, यहाँ पे लिख देंगे 10, और साइन ऑफ 60 डिग्री, ये कैंसिल हो गया तो 15 रह गया यहाँ पे। तो ये रह गया 150, और साइन 60 होता है √3/2। इसको भी इससे कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75। अब मैं कैलकुलेटर से क्यों नहीं सोल्व कर रहा, देखिए उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया एग्जैक्ट एरिया। तो एग्जैक्ट एरिया में कोशिश करना कि आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्या उसका नाम है जी, डेसिमल की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 75 √3 और फीट स्क्वायर। ये जी एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा उसके लिए मुझे ये वाला एंगल पहले पता होना चाहिए। अब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 120। कैसे 120 होगा? ठीक है, आप में से कोई बताना चाहेगा कि एंगल कैसे 120 होगा? जी, सप्लीमेंट्री एंगल जैसा, जैसे 180 से माइनस करके 60। कह सकते हैं, मैं आपको जरा यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें जी, ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये और ये। तो यहाँ पे अगर एक एंगल इधर आ रहा हो और दूसरा एंगल इधर आ रहा हो, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। लेकिन आपके माइंड में आएगा कि क्वेश्चन के अंदर तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो कैसे सप्लीमेंट्री हो गए? ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इस डायगोनल को करते हैं रिमूव। ठीक है, ये डायगोनल को रिमूव किया। अब देखिए स्टार्ट पे जब मैंने लिखा था इधर भी मैंने 60 डिग्री लिखा था। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करें। कंसेक्टिव एंगल्स हैं, और कंसेक्टिव एंगल कैसे हम फाइंड करते हैं? कंसेक्टिव एंगल में अगर एक एंगल आपको पता हो तो दूसरा एंगल 180 से माइनस करके हम फाइंड आउट करते हैं, इसलिए 120। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे हम डायगोनल वापस बना लेते हैं अपना। तो इसलिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे फॉर ट्राइंगल ए डी सी, फॉर ट्राइंगल ए डी सी। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी 1/2। एक साइड है मेरे पास ए डी, एक साइड है मेरे पास सी डी या डी सी, और साइन ऑफ डी। तो 1/2, ए डी की जगह क्या आएगा 10, डी सी की जगह क्या आएगा 20, और साइन ऑफ डी की जगह क्या आएगा 120। इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 2 10, तो ये हो गया जी 5। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 × 20 साइन 120 होता है। साइन 120 मेरे ख्याल से √3/2 होता है। आप जरा देखिएगा, शायद मेरे ख्याल यही होता है। ये इससे कट हो गया तो कितना आ गया हमारे पास जी 50√3 फीट स्क्वायर। ये दूसरी ट्राइंगल का आ गया। अब हमें किसका एरिया चाहिए था? हमें वो चाहिए था एरिया ऑफ ट्रापीजॉइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापीजॉइड। तो इसका एरिया हो जाएगा 75√3 प्लस 50√3। तो कितना आंसर आ गया 125√3 फीट स्क्वायर। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। हाँ जी, क्लियर है तो मुझे बताएं, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चलें आगे। जी सर। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी जो है वो 30 डिग्री है। इन ट्राइंगल डी ई एफ, दो अलग अलग ट्राइंगल है, उसमें एंगल ई 150 डिग्री। चलें जी, हम ऐसा करते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज करें जी हमने एक ट्राइंगल इस तरह रफ एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी ये जो ट्राइंगल है ना, इधर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है और ये बी है। इधर ए लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं, और यहाँ पे एक और ट्राइंगल है। इसका साइज मैं दोबारा एडजस्ट करता हूँ। अच्छा जी, अब एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज करें जी यहाँ पे ये ट्राइंगल, इसमें ये 150। ये अजीब सी इसलिए मैंने बनाई है कि 150 है तो उसके सामने एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड भी बड़ी नजर आनी चाहिए। तो ये एंगल बना है ई पे।
यहाँ पे डी और इधर एफ। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है शो दैट इफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी गिवन दैट ए बी गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई, के ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है। अगर ए बी डी ई के इक्वल है तो इस चीज को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये गिवन है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, और इसी के साथ हमें गिवन है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये दो चीजें गिवन है। तो आपको कह रहे हैं प्रूव करें द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों ट्राइंगल के जो एरिया ना वो आपस में इक्वल। अब आप जरा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल से यहाँ पे एरिया का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, दो साइड्स और उनका इंटरनल एंगल, या तीन साइड वाला, और या फिर दो एंगल्स और एक साइड वाला। हाँ जी, जी आप में से कोई क्लास में है या नहीं, बताएं मुझे। पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। ओके, ये देखें इसमें सिर्फ एक एंगल ही गिवन है, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे भी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखें, ये दो साइड में यूज कर लूंगा और ये एंगल, इस तरह ये दो साइड और ये एंगल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जी साइड तो गिवन ही नहीं है, तो हम फिर साइड क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं कि यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम। पहले एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, 1 डिवाइडेड बाई टू ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी साइन ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों साइड्स का तो मुझे नहीं पता, तो इसलिए इनको मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इनको ऐसे ही लिखेंगे। 1 डिवाइडेड बाई टू, ए बी को भी वैसे लिखा, बी सी को भी वैसे लिख दिया, और साइन 30 होता है 1 डिवाइडेड बाई टू। तो फाइनल आंसर आ गया जी 1 डिवाइडेड बाई 4 ए बी साइड और बी सी साइड। अब क्वेश्चन के अंदर देखें, मुझे कुछ गिवन था ना जी, क्या करें, ए बी को सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि उसका अपोजिट है स्मॉल सी, जी जी और डी सी को ए। इस तरह ज्यादा बिल्कुल छोटा नहीं होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा अभी इस स्टेप के बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखें क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ए बी किसके इक्वल है, डी ई के, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड, और ई एफ जो है सॉरी बी सी जो है वो किसके इक्वल है, ई एफ के। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 4 इधर आ जाएगा डी ई, यहाँ आ जाएगा ई एफ। ये मैंने एक ट्राइंगल का एरिया जो है वो फाइंड कर लिया, और वो कौन सी ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसको हम इस तरह से एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सही है, अब दूसरी ट्राइंगल पे आते हैं, दूसरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई टू, एक साइड डी ई, एक साइड ई एफ और एंगल साइन ऑफ 150। 1 डिवाइडेड बाई टू डी ई और ई एफ को ऐसे रहने दें, और साइन 150 का आंसर होता है 1 डिवाइडेड बाई टू, जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 डी ई और ई एफ। ये दूसरी ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया, इसको 2 कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये प्रूव करना था। अब आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आए कि जी मैंने यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट की नहीं, पहले वाले में कर दी, तो आपने दोनों में से किसी एक ट्राइंगल में रिप्लेसमेंट करनी, या तो इसमें कर लें, मतलब आप इन दोनों की जगह ए बी और बी सी लिख दें, और या फिर इस ट्राइंगल में जैसे मैंने किया ए बी और बी सी की जगह डी ई और ई एफ लिख दें। ठीक है, दोनों में से किसी एक में करना, फिर ही आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर गार्डन, एक ट्रायंगुलर शेप का कोई गार्डन है जिसका एरिया गिवन है। पहले तो ये होता था ना कि एरिया हम खुद फाइंड करते थे, अभी इधर एरिया गिवन है 150 मीटर स्क्वायर। इफ टू कॉर्नर एंगल्स ऑफ अ साइड ऑफ मेजर 40 डिग्री एंड 65 डिग्री। सपोज करें जी हम यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अपने पास से हम एक ट्रायंगल एक शेप बना लेते हैं। सपोज करें जी ये मैंने बना लिया। ठीक है, यहाँ पे सपोज करें जी मैं 65 डिग्री लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 40 डिग्री लिख लेता हूँ। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, और यहाँ पे सी कह देते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ दैट साइड। दैट साइड का मतलब ये है कि वो लेंथ जो इन दोनों एंगल्स के बिटवीन आ रही है, आपने वो लेंथ फाइंड करनी है। आप अगर नोट करें तो ये जो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये लेंथ होगी, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये लेंथ होगी स्मॉल सी। तो बेसिकली हमने स्मॉल सी फाइंड करना है आगे। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं, इसके अलावा कह रहे हैं फाइंड द थर्ड एंगल, और तीसरा एंगल भी फाइंड करें, यानी ये वाला एंगल फाइंड करें। तो आपके हिसाब से क्या फाइंड करना पहले ज्यादा आसान है, थर्ड वो एक साइड और या फिर वो एंगल? एंगल
थर्ड एंगल जी एंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो एंगल मैंने फाइंड करना है वो गैमा, उसको नाम दे दें, ठीक है। तो लिखेंगे गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो एक एंगल जो हमने फाइंड करना था वो हमें मिल गया, एंगल कितना 75 डिग्री। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमें एक साइड फाइंड करनी है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि मुझे दो एंगल्स गिवन है, ये एक एंगल और ये, तो इनके दरमियान में ये एक साइड है, तो इसके लिए एरिया का मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मतलब दो साइड और उनका इंटरनल एंगल वाला, या दो एंगल और एक साइड वाला, या तीनों साइड वाला। दो एंगल और एक साइड यस, और हमने साइड फाइंड करनी है सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और जो हमने जिस साइड का स्क्वायर ऊपर लिखा है 2 साइन ऑफ गैमा नीचे लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सी की जगह हम लिख देंगे बल्कि सी स्क्वायर तो फाइंड करना है, एरिया की वैल्यू, ये एरिया की वैल्यू गिवन है 150 लिख दे, और डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गैमा साइन 75 डिग्री, अल्फा कितना है साइन ऑफ 65 डिग्री, और साइन ऑफ 40 डिग्री। सही है। अब ये इधर आके ये इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई 2 साइन ऑफ 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 150 150 सॉरी डिग्री लिखती है 150, और ये जो ऊपर पार्ट लिखा हुआ है सी स्क्वायर के साथ, सी स्क्वायर इधर रहेगा और ये पार्ट इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो साइन 65 डिग्री साइन ऑफ 140 डिग्री। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सी स्क्वायर का इसका आंसर बनता है शायद 497.29, ऐसा करके कोई आंसर बनता है। बाकी आप इसको देख ले। जी 8 भी हो गया, 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब का मतलब है कि जैसे देखें उसके तीनों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, ये मतलब इंस्क्राइब का। और उसके बाद ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइन नजर भी आ रही होगी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है, इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे। तो वो हम किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी ये रेडियस है और इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको इधर ज्वाइन कर दिया और इसी तरह इसको इधर ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं ए बी और सी, ठीक है, नाम भी लिख दिया। अब देखें अगर आप गौर से देखें यहाँ पे तो 3 ट्राइंगल्स आपके पास बन रही हैं। अगर हम इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज को फाइंड करके और इनको आपस में ऐड कर दें तो हमें जो हमारी ट्राइंगल है इक्विलेटर ट्राइंगल उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हमें यहाँ पे एंगल भी चाहिए, ठीक है, तो वो एंगल कितना होगा यहाँ पे, सही है, यानी यहाँ पे एंगल कितना होगा। तो वो एंगल देखें कि ये वाली जो सिचुएशन है ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से 120 इस ट्राइंगल में आ गया, 120 डिग्री इस ट्राइंगल में, और 120 डिग्री इस ट्राइंगल में आ गया। तो आप देखें तो आपके पास 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं, जिनमें से एक ट्राइंगल मैं अलग से बना देता हूँ, ये मैंने अलग से बना दी। उसमें ये देखें 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट को ओ कह देता हूँ मैं, इसको ए सॉरी इसको हम बी कह देते हैं और इसको सी। तो देखिए इस तरह की कोई सिचुएशन है, इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ये इस तरह की। और इसमें देखें ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री। अब दो साइड और उनका इंटरनल एंगल आपको पता चल गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 120 इस तरह से आया कि हमें एंगल नहीं पता था बिल्कुल भी, ठीक है, यानी इस तरह की कोई सिचुएशन थी, ये और ये और ये। तो मैंने कहा जी ये पूरा एंगल सर कि कितना एंगल होगा 360 डिग्री का, उसमें से इधर से लेके इधर तक वाले पार्ट में ट्राइंगल में कितना आ गया 120, इधर से यहाँ तक वाले पार्ट में कितना आ गया 120, इधर वाले में कितना आ गया 120। अब मुझे कैसे पता चला 120, क्योंकि मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, इसलिए 120 आ गया, ठीक है, 120। चलें जी, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब अगर इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया में फाइंड कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग हमने की उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे द 3 रेडियाई के स्टार्ट पे जो मैंने कंस्ट्रक्शन की थी ना, इस ट्रायंगल जो इनकी है ट्रायंगल में जो ए बी पार्ट है वो हमने जो ट्रायंगल लिया हुआ है ए ओ बी, उसमें हम साइन या फिर कॉस के जरिए से ए बी फाइंड नहीं कर सकते, साइन या कॉस के फॉर्मूले के जरिए से, लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन। किस में कौन सी ट्राइंगल में, ये तीनों में से अगर अलग अलग करें, जो है हाँ ए अच्छा ओ बी ए जो और है बी, हमारे पास ए ओ है, हमारे पास ओ बी भी है, तो हम ए बी हम लॉ ऑफ कोसाइन या साइन से फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एंगल भी है और एक साइड भी है, तो मतलब इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे ट्राइंगल सोल्व करना नहीं, उसका एरिया फाइंड करना, तो सर अगर ठीक एक है। साइड फाइंड करेंगे तो वहीं ए सी भी होगा बी सी भी होगा, फिर हम ओवरऑल एरिया नहीं ले सकते। जी जी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी सही कह रहे हैं आप। यानी आपके कहने का मतलब है मैं इस साइड में से इस साइड में से या इस साइड में से कोई एक ट्राइंगल फाइंड और सॉरी कोई एक लेंथ फाइंड कर लूं, तो जो मैं एक फाइंड करूं वो ही यही तीनों होंगे,
तो फिर उस पर फॉर्मूला लगा देंगे, हीरो फॉर्मूला शायद, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर। जी गुड, कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे भी, ठीक है। जी सर। चलें जी, चलें जिस तरह आप कह रही हैं उस तरह करके देखते हैं, सही है। जी सर। ओके, क्योंकि पहले इस मेथड से तो किया हुआ है, तो जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह करके देखते हैं। तो हम कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी। अब इसमें मैं यूज कर लेता हूँ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, कह रहे थे ना आप, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन से मैंने लेंथ फाइंड करनी है ए बी, मैं लिखूंगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर माइनस टू ओ बी ओ ए और कोस ऑफ 120 डिग्री। कैलकुलेशन आपने करनी है और साथ साथ मुझे बताते जाना, ठीक है। सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू सिक्स और कोस 120 शायद -1/2 होता है, तो ये टू और टू कट हो गए, तो ये आ गया जी सिक्स स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 36 और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, तो ये सिक्स सिक्स 36, तो 36 थ्री टाइम्स है तो आ गया 108। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अच्छा दोनों साइड पे अब उसके रूट ले लेते हैं। 108 को अगर हम करते हैं ऐसे फैक्टराइज, 254 227, ठीक है, इसमें आएगा जी 2 पावर 2 3 पावर 2 एंड 3, ठीक है, ये भी आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी इधर आ गया ए बी और ये आ गया 6 के रूट 3। अब ये मेरे पास एक साइड आ गई, तो यहाँ पे एक बार मैं बात लिखूंगा कि ट्राइंगल जो है ए बी सी इज एन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं कह सकता हूँ कि जो लेंथ ए बी की होगी वही बी सी की लेंथ होगी और वही सी ए की लेंथ होगी, तो इसका मतलब है ये सारी की सारी लेंथ इसके इक्वल होंगी। अब मैं हीरो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे एस फाइंड करना है। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 के रूट 3 प्लस 6 के रूट 3 और प्लस 6 के रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर रहे हैं साथ साथ? जी सर। चलो कैलकुलेशन सही है ना। अच्छा जी अब देखें यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लिखते हैं कौन सा, ये वाला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप एक एडिशन कर लीजिएगा बेशक, ये कि ये जो ए बी बी सी सी है इधर बेशक वो स्मॉल लिख लीजिएगा। तो अब जी यहाँ पे लिखते हैं एस की जगह लिखेंगे 9 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे लिखेंगे जी 6 स्क्वायर रूट 3, सॉरी 9 स्क्वायर रूट 3 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। अच्छा अगर आप देखें तो इसी चीज को हमने 3 दफा लिखना है, ऐसे ही है ना, 9 स्क्वायर रूट 3 और -6 स्क्वायर रूट 3। तो बजाय इसके कैलकुलेटर की तरफ इतना लेंथी लिखने की, तो हम थोड़ा सा पहले खुद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये इसकी पावर आ जाएगी 3, पावर 3 आ गई इसकी, और एक मिनट, इसकी पावर आ गई 3, और अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे से माइनस भी हो सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ गया, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं नहीं सॉरी, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे 27, और इसकी पावर जब मैं लूंगा तो एक पावर 2 अलग कर ली और एक पावर 3 अलग कर ली। ये वैसे मैं खुद से कर रहा हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। ये कट हो गया, ठीक है, ये भी दोनों बनेंगे स्क्वायर, तो 9 × 27 × 3 और फिर ×3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी शायद कर सकें, 3 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर और 3 लिख दिया 27 को ना, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो जी फाइनल आंसर आपके पास बना 3, 2 बाहर आ जाएंगे, तो 3 × 3 × 3 और स्क्वायर रूट 3। ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ा खुद से कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, ये आ गया इसका आंसर, और जो मैंने पहले मेथड से किया था उसमें भी यही आंसर था, ठीक है। सर आप जो मेथड बता रहे थे उसका एक पार्ट कराएंगे? ठीक है करा देता हूँ, ऐसे सही है ना, आप ऐसे कह रहे थे ना। जी सर। अच्छा जी, द 3 रेडियाई, ये मैं करने लगा, ठीक है। जो मैंने काम वो सारा कंस्ट्रक्शन की थी वो पता है ना आपको, एंगल और वो तो नहीं ना दोबारा बताने की जरूरत अब। नहीं सर। ओके, द थ्री रेडियाई of the three radii of the triangle splits splits it into three splits it into three congruent triangles, congruent triangles, सही है, ये पॉइंट समझ आया। जी और वो सर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा
बी ओ सी, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी ए ओ सी। और ज्योमेट्री में अगर एक थ्योरम है कि अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एरियाज भी इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। तो मैं क्या करूंगा, तीनों का एरिया नहीं फाइंड करूंगा, मैं किसी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा जी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी 1/2, ठीक है, ओ ए ओ बी और साइन ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, ओ ए और ओ बी की वैल्यू कितनी है 6 6 दोनों की, और साइन 120 कितना होता है जी, साइन 120 स्क्वायर रूट 3/2, ये चेक करके जरा बताना इतना ही होता है साइन 120। हाँ मेरे ख्याल से इतना ही, ये इससे कट हो गया 3 और ये इधर कट हो गया 3, तो ये आंसर बना जी 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये एक का एरिया आ गया। ठीक है, अब इनके साथ यूनिट थे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दें, ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया मुझे चाहिए ना, तो उसमें 3 ट्राइंगल थी और हमने कहा इस पॉइंट में हमने ये कहा यहाँ से लेके ये वाली इन्फॉर्मेशन में कि ये जो है आपस में इक्वल है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि 27 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइबा वांट्स टू लाइबा wants to draw triangle ABC with AB 15 centimeter, BC 8 centimeter and area 40 centimeter. What must be the sine of angle B? ठीक है, क्या होगा साइन ऑफ एंगल बी। उसके बाद आगे कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं खुद से अगर ट्राइंगल बनाता हूँ, सपोज करें इस तरह की रफ सी हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो इसमें ये वाली लेंथ मैं क्या देता हूँ जी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस लेंथ का नाम हम रख लेते हैं ए बी, सबसे बड़ी है इसलिए 15 कह दिया, या नीचे वाली को भी कह सकते थे आप, वो आपकी अपनी चॉइस है। और बी सी लेंथ वो चले ऐसे, यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर, ए से बी वाली लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और एंगल कहाँ पे बन रहा है, बी वाला एंगल वो कह रहे हैं जी फाइंड करें ये। अब यहाँ पे देखिए कौन सा एरिया का फॉर्मूला लगेगा कि दो साइड और उनका इंटरनल एंगल पहले गिवन होता था, अब वो पूछ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ना एरिया भी बताया हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा 1/2 ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, और साइन ऑफ एंगल बी 1/2, ए बी कितना है 15, बी सी कितना है 8, और साइन ऑफ एंगल बी फाइंड आउट करना है, और इधर आ जाएगा 40। ये 2 1 2 2 4, एक मिनट एक गलती होगी, 40 के ऊपर डिग्री नहीं आएगा, 40 2 1 2 2 4 8, तो ये 40 और ये 4 और 15 इधर आके हो जाएंगे डिवाइड, ये इससे कट हो गया, तो साइन ऑफ एंगल बी, फिर इनको 5 के टेबल पे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 5 के टेबल पे डिवाइड करने से मेरे पास आएगा 5 2 10 और 5 3 15, ये आ गई साइन की वैल्यू। ठीक है, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है। जी सर, लेकिन साइन क्या मतलब है, साइन और एंगल मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो एंगल फाइंड करना है ना उसका साइन फाइंड करे, मतलब वो एंगल तो हो लेकिन उसके साथ साइन लिखा हो। जैसे अगर मैंने यहाँ से एंगल फाइंड करना है तो मैं साइन को उधर नहीं लेके जाता, तो इसका मतलब होता है सिर्फ एंगल फाइंड करना, और जब आपको कहना है साइन ऑफ द एंगल तो इसका मतलब वो उसके साथ लिखा होना चाहिए। आपको याद होगा हमने शायद इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 भी किया था, जहां ये बोला गया था कि साइन एंड को साइन ऑफ द एंगल, क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 में ऐसे ही था, वरना आपके पास बुक होगी तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका उसने कहा जी बी पार्ट में, पहले ये ए पार्ट लिखते हैं, ये ए पार्ट किया, अब बी पार्ट करने लगे, बी पार्ट में कह रहे हैं इसका इनवर्स फाइंड करें। तो इस चीज को पहले मैं लिख लेता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू 2/3। अब मुझे इसका इनवर्स चाहिए, और सॉरी एंगल चाहिए, आंसर चाहिए एंगल बी का 2/3। थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, यहाँ अजीब सा लग रहा है। एंगल बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, तो एंगल बी इज इक्वल टू 41.8 डिग्री, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा जा रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद ए बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, और बी सी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और एंगल बी इज इक्वल टू थीटा।
ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगा, पहले से बनी हुई है। तो हमें फाइंड क्या करना, राइट ए फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसके एरिया के लिए, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए एक फॉर्मूला लिख के दे जी, इन टर्म्स ऑफ सी ए एंड थीटा, जिसमें सी भी हो, ए भी हो और थीटा भी हो। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, आप मुझे बता सकते हैं एरिया का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, एरिया का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अब पैरेललोग्राम का आपको पता है, एरिया फाइंड करने के लिए हम ये काम करते होते हैं कि इसमें डायगोनल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डायगोनल, द डायगोनल ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, the diagonal of a parallelogram divides it divides it into two two congruent triangles। ठीक है, तो इस बेस पे मैं कह दूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इससे पहले आप ये लिख दें कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए डी सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके एरियाज भी आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा दो साइड और इंटरनल एंगल वाला, साइन ऑफ थीटा। तो ये कट हो गए तो आंसर आ गया ए सी साइन ऑफ थीटा। ये हाँ जी, जी सर। तो क्लियर है। जी सर। अच्छा बी पार्ट देखें, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डज पैरेललोग्राम हैव द ग्रेटेस्ट एरिया, मतलब थीटा की किस वैल्यू के लिए जो एरिया है वो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपको शायद पता है कि नहीं, जब भी हम साइन साइन थीटा जो होता है ना, यहाँ पे आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखें यहाँ पे थीटा की जगह, तो इसका जो आंसर है ना वो आंसर आएगा -1 से 1 के बिटवीन। ठीक है, ये जो मैंने स्केल ब्रैकेट्स बनाई है ना, ये इंटरवल है, ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, इंटरवल के -1 और 1 भी शामिल है और इनके दरमियान वाली वैल्यू भी शामिल है। तो जो साइन होता है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, बेशक आप कितना मर्जी बड़ा एंगल पुट कर लें, 1 से ऊपर कभी इसकी वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने कहा जी मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एरिया के लिए, एरिया को ग्रेटेस्ट करने के लिए थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू वो डिपेंड कर रही होगी इसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर। ठीक है, तो अब हम इस चीज को, मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या है 1, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, फिर ये ग्रेटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लें, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90 डिग्री, यानी हम बोलेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो स्टेटमेंट क्या थी, एक मिनट में वो स्टेटमेंट देख लूँ। फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम हैव द ग्रेटेस्ट एरिया। जी ये पॉइंट समझ आया।